हेलो बच्चा, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल एपी सुपर क्लास पर। जैसा कि जानते हैं कि हम आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान, जिसमें से हम पहला अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। और आज के लेक्चर में हम आप लोगों को बताने वाले हैं त्रिज्य अनुपात के बारे में। और ये टॉपिक बहुत ही हलवे की तरह है, बहुत ही आसान है बच्चा। और इसको अगर आप समझ जाओगे तो इस पे आधारित जो सवाल होंगे, क्वेश्चंस होंगे केमिस्ट्री के, उसको आसानी से कर पाओगे। तो बच्चा, हम जानते हैं त्रिज्य अनुपात क्या होते हैं। तो बच्चों, जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था रिक्तियों के बारे में। तो रिक्तियां बच्चा हम पढ़ी ही क्यों, क्या मतलब था, क्या हमें उससे रिक्ति को पढ़ने के बाद हमें क्या सीख मिले? केवल परिभाषा हो गया, बल्ले बल्ले हो गया? नहीं बच्चा, रिक्तियां हम क्यों पढ़ते हैं आज उसका मतलब समझेंगे। बच्चा समझने की कोशिश करना। जैसे हमने कल बताया था, कल के लेक्चर में बताया था कि जैसे मान लो कि ये 3 अविभाज्य कण है, पहला, दूसरा और ये रहा आपका तीसरा। 3 अविभाज्य कण एक दूसरे के पास लाया, और पास लाने से जो बीच में जो खाली जगह बनता है बीच में, उसे कहा जाता है रिक्ति कहा जाता है। ये कल मैंने पढ़ाया। जो बच्चा कल का लेक्चर ना ही देखा, सबसे पहले वो लेक्चर देखें, तब जाकर के बिंदास तरीके से सब टॉपिक समझ में आएंगे आप लोगों को। तो बीच में जो खाली बचा है ना बच्चा, ये जगह, इसी को बोला जाता है रिक्ति। और बात ये करने वाले हैं कि रिक्ति पढ़ने से फायदे क्या हैं, क्या इसको फायदे हैं रिक्ति पढ़ने के, क्या मतलब है, ये मतलब समझाने वाला हूं। तो बच्चा ध्यान से बोर्ड पे ताकना, मैं क्या बताने वाला हूं। ये जो बड़े बड़े जो अवयवी कण है, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो ये अवयवी कण है, जो मैं अवयवी कणों को गोला मानते हैं, तो अवयवी कण है ये बड़ा बड़ा। और याद रख लेना, जो ये अवयवी कण होते हैं बड़े बड़े वाले, ये होते हैं ऋण आयन होते हैं। क्या होते हैं? ऋण आयन होते हैं। मैंने ये बताया कि जो अवयवी कण जो बड़ा बड़ा वाला होता है, ये होता है ऋण आयन। और जो बीच में एक जो खाली जगह है, इस खाली जगह वाले भाग में होता है धन आयन। क्या होता है बच्चा? धन आयन होता है। कहने का मतलब यह है मेरा कि ऋण आयन जो होता है, ऋण आयन जो होता है, ये होता, इसका आकार जो है ना, ऋण आयन का जो आकार जो है, आकार बड़ा होता है। कैसा होता है बच्चा? ऋण आयन का जो आकार होता है बड़ा होता है, ठीक है। जबकि धन आयन का जो आकार होता है, धन आयन का जो आकार होता है, धन आयन का जो आकार होता है, आकार, तो इसका आकार जो बच्चा है ना, इसका आकार होता है छोटा, और बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, ऐसा हम मानते हैं। तो ऋण आयन के आकार बड़े होते हैं और धन आयन के आकार क्या होते हैं? छोटे होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो ये जो बड़ा बड़ा जो भाग है ना, अवयवी कण है, ये है आपके ऋण आयन, जो आकार में आपको बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे। और ये धन आयन का आकार छोटा होता है, और ये रहा आपका छोटा भाग धन आयन। और धन आयन को अगर ध्यान से ताकोगे बोर्ड पे, तो बच्चा ये धन आयन कहाँ बाटे? तो ये धन आयन जो है इस रिक्ति में धसे होते हैं, खाली जगह में रिक्तियां धसी होती है। तो जितने भी रिक्तियां होती है, जितने भी हमारे जो है क्रिस्टल में यानी रिक्तियां बनती हैं, उन सभी रिक्तियों में आपके कौन घुसे होते, कौन धसे होते हैं? तो ये बात याद रख लेना, उन रिक्तियों में धसे होते हैं धन आयन।
कहने का मतलब ये है कि धनायन छोटा होने के कारण, धनायन छोटा होने के कारण ये रिक्ति में आसानी से ऐसे फिट हो जाता है। इतना बच्चा आप याद रख लो। अब मैं बताने वाला हूं क्या, अब ध्यान से मेरी बातें सुनना। हमें पढ़ना है त्रिज्य अनुपात। तो त्रिज्य अनुपात किसे कहेंगे, थोड़ा सा इसकी परिभाषा की ओर थोड़ा ध्यान देंगे तो बड़ा बिंदास तरीके से हमें टॉपिक समझ में आ जाती है। तो त्रिज्य अनुपात के कहल जी बच्चा, तो ध्यान दिया जाए यहाँ परिभाषा पर। क्या लिखेंगे परिभाषा, तो परिभाषा इसका लिखने वाले हैं कि धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या के अनुपात को, के अनुपात को त्रिज्य अनुपात कहा जाता है। ये छोटा परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। बच्चा ये जो छोटा वाला भाग है धन आयन है, ये छोटा वाला जो भाग है बच्चा, जो हरा सा बनाया मैंने, ये है धन आयन। का है बच्चा? धन आयन, छोटा वाला धन आयन। और ये जो बड़ा सा जो काला वाला है, काला वाला, ये है आपका ऋण आयन, ये है आपका ऋण आयन। ठीक है, ये है धन आयन, ये है आपका बड़ा वाला गोला ऋण आयन है। अगर हम बात करें इसकी त्रिज्या की, किसकी त्रिज्या, हम त्रिज्या मतलब कि ये गोला होता है, ये गोले का केंद्र होता है और इसकी ये त्रिज्या होती है। ठीक है, तो ये जो है धन आयन की अगर त्रिज्या की बात करें तो इसकी त्रिज्या मानेंगे हम लोग R प्लस का मतलब धन आयन की त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या हम मानने वाले हैं, इसकी त्रिज्या ब्लैक वाली है, ये ब्लैक है, इसकी त्रिज्या हम मानने वाले हैं, ये है ऋण आयन की त्रिज्या। ये किसकी त्रिज्या है बच्चा? ऋण आयन की त्रिज्या। ये त्रिज्या किसकी? ऋण आयन की। ठीक है, तो कहने का मतलब R प्लस का मतलब हुआ धन आयन की त्रिज्या, R माइनस का मतलब हुआ ऋण आयन की त्रिज्या। इन दोनों का अनुपात जो है आपका त्रिज्य अनुपात कहलाएगा। तो सिंपल सी बात इसमें बातें हैं कि त्रिज्य अनुपात बराबर हो जाएगा, त्रिज्य अनुपात बराबर धनायन की त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या अब बाटा में ऋणायन की त्रिज्या, ऋणायन की त्रिज्या। अब इतना बात समझने के बाद बच्चा अब जाना तर जाता हम लोग कि जो त्रिज्य अनुपात बराबर हम लिख सकेंगे, त्रिज्य अनुपात बराबर इसे हम लिख सकेंगे बराबर धनायन की त्रिज्या का प्रतीक ये होगा R प्लस होएगा कि नहीं होएगा बच्चा? R प्लस होएगा। अब बाटा में होएगा ऋण आयन की त्रिज्या यानी R माइनस होएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बन जाएगा फार्मूला, और इसी को कहते हैं त्रिज्य अनुपात। आई होप ये छोटी सी बातें समझ में आप लोगों को आ गए होंगे। अब जो है फाइनली जो है हम लोग जो है बच्चा कल के डेट में हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे, है ना, जिसमें हम लोग रिक्तियों के बारे में चर्चा किए थे, जिसमें हम लोग किसके बारे में चर्चा किए थे? रिक्तियों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और अब हम बात इसी में थोड़ा सा हम करने वाले हैं, थोड़ा सा रिक्ति में कल वाला टॉपिक के बारे में। कि कल वाला टॉपिक था बच्चा याद करो, रिक्ति में हम लोग पढ़े थे क्या क्या? रिक्ति के कई भाग पढ़े थे हम लोग रिक्ति में।
हम लोग क्या क्या पढ़े थे वो बताइए। तो पहला आपको पता होएगा, हम लोग पढ़े थे त्रिकोणीय रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति पढ़े थे। दूसरा भाग हमने पढ़ा था चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति पढ़ा था। और दूसरा भाग पढ़ा था बच्चा, तीसरा भाग अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति पढ़ा। और फिर मैंने लास्ट पॉइंट पढ़ा था आपको घनीय रिक्ति, घनीय रिक्ति। यही 4 टॉपिक हमने कल के डेट में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। बच्चा थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना आप लोग। मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ त्रिज्य अनुपात, यानी R1 प्लस अपान R1 माइनस। ये क्या होता है बच्चा, त्रिज्य अनुपात होता है। याद रखना, R1 अपान R1 प्लस अपान R1 माइनस का मतलब ये होता है त्रिज्य अनुपात। क्या होता है, ये होता है त्रिज्य अनुपात। तो एक चार्ट में बना देता हूं, एक चार्ट छोटा सा, ठीक है, जो यहां से अगर प्रश्न जो है, अगर प्रश्न अगर यहां से बनते हैं तो यहां से कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। अगर रिक्तियों से कोई प्रश्न बन जाए तो कोई भी टॉपिक यहां से जो है छूटने वाला बिल्कुल नहीं है। तो ध्यान देना, त्रिकोणीय रिक्ति का त्रिज्य अनुपात पूछ देगा आपसे, प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कि त्रिकोणीय रिक्ति के त्रिज्य अनुपात क्या होंगे। तो याद रखना कि त्रिकोणीय रिक्ति का जो त्रिज्य अनुपात होता है, यह होता है 0.155 से लेकर 0.225 तक होता है। यानी इस तक नहीं होता है, इससे पहले होता है। मेरी बातें गौर सुनना, 0.225 भले ही लिखें लेकिन इससे पहले होता है, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूं, तक कर देता हूं, 0.224, थोड़ा सा ऐसे समझो तो आसान हो जाएगा, 4 तक, ठीक है। इतने के बीच में, इतना यानी इतना से लेकर इतना तक अगर वैल्यू है तो आपको वो किस में आएगा, त्रिकोणीय रिक्ति के त्रिज्य अनुपात का लाएगा। त्रिकोणीय रिक्ति का त्रिज्य अनुपात इतना से लेकर इतना तक होता है। अब बात करेंगे बच्चा कि चतुष्फलकीय रिक्ति का त्रिज्य अनुपात कितना होता है। तो याद करना, 0.225 से लेकर 0.413 तक होता है। इतना तक वैल्यू अगर आएगी तो आपको चतुष्फलकीय रिक्ति का त्रिज्य अनुपात होता है। और फिर इसी तरह से इसमें बात करें हम लोग अष्टफलकीय में, तो अष्टफलकीय में 0.414 से लेकर 0.731 तक जो है आपकी अष्टफलकीय रिक्ति का त्रिज्य अनुपात यहां से लेकर यहां तक होता है। और फाइनली इसी प्रकार से अगर बात करें घनीय रिक्ति की, तो घनीय रिक्ति का जो त्रिज्य अनुपात होता है 0.732 से लेकर 1.000 तक होता है। ये बात जो है बच्चा भूल मत जाना, याद कर लेना। ये चार्ट बड़ी प्यारा सा चार्ट है, याद रख लेना। बहुत ही छोटा सा चार्ट है, ठीक है। इसमें साइड हट चुका हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक जो है बहुत ही बिंदास है और ये आपको टॉपिक याद रहेगा तो आपको सवाल लगाने में आसानी होगी। मैं फिर से बताऊंगा प्रश्न कैसे पूछेंगे। तो प्रश्न पूछेंगे त्रिकोणीय रिक्ति का त्रिज्य अनुपात क्या होता है। तो इतना यहां से नंबर लेकर के 0.155 से लेकर के 0.224 तक होता है।
यहाँ तक जो कोई भी वैल्यू आएगी और इसके बीच में भी जो नंबर आएगी वो आपका त्रिकोणीय रिक्ति कहलाएगा। ठीक है, त्रिकोणीय रिक्ति का त्रिज्य अनुपात होएगा। और नंबर 0.225 से लेकर के 0.413 तक होएगा। तो इसमें आपके बीच में भी जो होएगा नंबर होएगा वो आपका चतुष्फलकीय रिक्ति का त्रिज्य अनुपात आएगा। अगर यहां से यहां तक जो नंबर आएंगे वो अष्टफल की रिक्ति का त्रिज्य अनुपात आएगा। यहां से यहां तक जो नंबर आएंगे आपके वो घनीय रिक्ति का त्रिज्य अनुपात आएगा। ये छोटा सा चार्ट याद रख लेना, एग्जाम में अगर यहां से प्रश्न पूछता है तो कुछ भी यहां से छूटने वाला बिल्कुल नहीं है, याद कर सकते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। ठीक है, 224, 0.224, 0.225, 0.413 है, तो यहां से एक नंबर बढ़ चुका है। जस्ट इसके बाद वाला नंबर है, इसके बाद जस्ट इसके बाद वाला नंबर और जस्ट इसके बाद वाला नंबर, देख सकते हो बहुत ही सिंपल बातें हैं। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बातें सुनने की कोशिश करना। मैं कल ही बताया था समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कल ही बताया था। ये तो आप बता दो बच्चा, कोऑर्डिनेशन नंबर में कितना कितना बताया था। सिंपल सी बातें, कल वाली बातें हैं, जल्दी से बता दीजिए। त्रिकोणीय रिक्ति का समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? तो बच्चा 3 होती है इसकी। और चतुष्फलकीय में कितना होता है? तो चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण कितने गोलों से होता है? तो याद करना, मैं 4 बताया था। फिर मैंने बताया था अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण जो है कितने गोलों से होता है? तो 6 गोलों से होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया था घनीय रिक्ति का जो निर्माण जो है कितने गोलों से होता है? तो आपको याद होएगा घनीय रिक्ति का जो निर्माण है 8 गोलों से होता है। इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ये छोटा सा भाग था। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गए होंगे। ये अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। ठीक है, अब इसी में एक छोटा सा बच्चा एक टॉपिक और रह गया है। ठीक है, जो हमें न्यूमेरिकल हल करने में बहुत ही मजा आएगा। सवाल करेंगे, हर टॉपिक समझ में आएगी कि ये मैंने क्या आपको दिया, और ये समझ जाते हो तो। ठीक है, समय नहीं है, बहुत जल्दी से हम इसको हटाते हैं और पढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगली टॉपिक है बच्चा घनत्व। ठीक है, इस सारे जो मैंने अभी बताया सभी नोट कर लीजिएगा। और अब हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं घनत्व के बारे में। ठीक है, तो घनत्व का जो है ना बच्चा एक छोटा सा फॉर्मूला देंगे हम। ठीक है, घनत्व का एक छोटा सा फॉर्मूला है डेंसिटी का। इसका छोटा सा फार्मूला है, डी से फॉर डेंसिटी होता है, इसे डी से दिखाते हैं डेंसिटी को। इसका छोटा सा फार्मूला ये है कि डेंसिटी बराबर होता है डी बराबर होता है जेड इंटू एम डब्ल्यू अपान एन ए इंटू वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम होता है इतना। ये छोटा सा फार्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है डेंसिटी का। और ये हमारा फार्मूला हेल्प करेगा सवाल को लगाने के लिए, जिसमें जेड क्या है बच्चा? तो जेड याद रखना, जेड बराबर जो जेड जो है अवयवी कणों की संख्या है, अवयवी कणों की संख्या है, अवयवी कणों की क्या है? संख्या है। और इसी में से आपका एम डब्ल्यू क्या है? तो एम डब्ल्यू जो है आपका यह है, एम डब्ल्यू परमाणु भार है या आपका अणु भार है? क्या है? परमाणु भार है या तो अणु भार है। ठीक है, परमाणु होएगा तो परमाणु भार निकालेंगे, अणु होगा तो उसका अणु भार निकालेंगे। एम डब्ल्यू होता है। एन के एक क्या होता है बच्चा? तो इसको तो आप 11वीं में पढ़े होंगे, एन ए
जिसे हम बोलते हैं आवोगाद्रो संख्या। क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो संख्या। और 11वीं क्लास में आपको आवोगाद्रो संख्या का मान जो है बताया गया था कि आवोगाद्रो संख्या Na बराबर होता है 6.02 गुणे 10⁻23 होता है। ठीक है, अगर इसको हम लगभग में मान बताएं, आवोगाद्रो का लगभग में मान बताएं, लगभग में क्यों याद करा रहा हूं? ताकि आपका जो है कैलकुलेशन आसान हो। ठीक है, तो लगभग में मान मैं बताऊं यहाँ पे, तो लगभग में मान होते बच्चा 6 गुणे 10⁻23 कितना, यहाँ पे मैथ टेस्ट नहीं है, केवल 23 है, यहाँ पे 23 है, केवल याद रखना। तो सिंपल सी बातें यहाँ पे है, ये सब कुछ मैंने लिख दिया यहाँ पे। जेड क्या होएगा? अवयवी कणों की संख्या होएगी। तो अवयवी कणों की संख्या किसी क्रिस्टल में 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, जितने होंगे उतने यहाँ पे रख सकते हैं। MW परमाणु भार या अणु भार होता है। Na आवोगाद्रो संख्या जिसका मान होता है 6.02 गुणे 10 कितना 23 घात होता है। लगभग की बात करें तो 0.2 हटा देंगे तो 6 गुणे 10⁻23 होता है। ठीक है, सिंपल सी बातें, ये बातें आपको याद रखनी है, ये बातें आपको जरूर याद रखनी है, ये मान भूलना नहीं है बुढ़ापे तक आपको। अब क्या छूट गया? वैल्यूम। ठीक है, वैल्यूम मतलब होता है आयतन, आयतन यानी वैल्यूम। ठीक है, तो वैल्यूम क्या होता है बच्चा? तो आयतन बराबर होता है, ठीक है, आयतन बराबर होता है एक घन के लिए, एक घन के लिए आयतन बराबर होता है, एक घन की बात कर रहा हूं केवल। ठीक है, तो आयतन की बात करो तो लंबाई होती है, सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई की बात कर होती है, ये होता है आयतन का सूत्र होता है। ठीक है, आयतन बराबर ये होता है। अगर हम बात करें घन की, तो घन के लिए बात करें, घन के लिए भी बराबर यानी आयतन बराबर, तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान होता है, बराबर होता है। तो घन की लंबाई को माना a माना, तो चौड़ाई भी कितना a होगा, ऊंचाई भी कितना होगा a होगा। तो वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा बच्चा, a की पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? a की पावर कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। यह भी बातें आपको जो है बहुत ही प्यार से याद रखनी है, बहुत ही कुछ खास नहीं है। ठीक है, छोटे से कैलकुलेशन क्या कहेंगे, सिंपल सा फार्मूला था। ठीक है, फार्मूला में कौन क्या चीज़ है उसको मैंने जाना। ठीक है, और ये आवोगाद्रो का वैल्यू आप 11वीं क्लास में भी जानते हो, और वैल्यू निकालने जानते हो। घन के लिए सभी भुजाएं बराबर होती है, इसलिए आपका a गुणे a होता है, और इस प्रकार से आपकी जो है a³ हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बातें हैं जो छोटा बच्चा भी जानता है, और इसके आधार पे हम जो है आप लोगों को ये बातें याद रखना। एक सवाल हम लगाएंगे, ठीक है, इसके आधार पे सवाल कैसा होएगा मैं एक बताता हूँ, सवाल छोटा सा। ठीक है, बोर्ड पे उस सवाल को लिखेंगे और तब जाकर के हम उसको लगाते हैं। बहुत देखना कितना मजा आने वाला है इस सवाल, इस सूत्र से कितना मजा आने वाला है सवाल लगाने पर। तो सबसे पहले हम सवाल को यहाँ पे बोर्ड पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, पहले आप बच्चा लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, और हम न्यूमेरिकल जो है अगले लेक्चर में हम लोग कर लेंगे, और उसके लिए आप केवल डरना नहीं है, बस सिंपल सा सवाल सूत्र था, फार्मूला था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, और साथ में हमने बताया था आपको जो है इससे पहले जो टॉपिक बताया वो सब याद रखिएगा। आपसे मिलेंगे हम, आपको से एक न्यूमेरिकल साथ मिलेंगे, है ना, एक न्यूमेरिकल लाएंगे अगले लेक्चर में और हल करेंगे, बहुत मजा आएगा। और आप क्या करिएगा, इससे पहले आप जितने टॉपिक पढ़ाया गया है आज के लेक्चर में खास तौर पे, ये टॉपिक बहुत ही मजेदार था, सिंपल था, आसान था, और आपको ये सभी तैयार करके आना है ताकि आपको न्यूमेरिकल करने में आसान हो। चलो बच्चा।
ठीक है, मिलेंगे हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।